आइए हम बात करते हैं इथानाइल एस्ट्राडियोल की। ठीक है, तो देखिए इथानाइल एस्ट्राडियोल ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है और इसका हम यूज़ क्या करते हैं, तो देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, यानी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे बाइंड करके इसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये एगोनिस्ट का काम करेगा क्योंकि ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ और क्लिनिकल यूज़ क्या हुआ, तो देखिए हाइपोगोनाडिज्म और ओवेरियन फेलियर। तो ओवेरियन फेलियर या हाइपोगोनाडिज्म में इसका हम यूज़ करते हैं क्योंकि इस कंडीशन में एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन नहीं होता है। जब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन नहीं होता तो एस्ट्रोजन का जो मेन काम है वो सारा काम रुक जाता है। तो इस कंडीशन में हम सिंथेटिक एस्ट्रोजन देते हैं। और कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो देखिए कॉन्ट्रासेप्शन में भी इसका यूज़ करते हैं और कॉन्ट्रासेप्शन में ये ओसीपीज में यूज़ होता है। ठीक है, ओसीपीज में इसको हम यूज़ करते हैं और कंबाइंड विद प्रोजेस्टिन्स। तो प्रोजेस्टिन यानी प्रोजेस्ट्रॉन के साथ इसको हम कंबाइन करके यूज़ करते हैं, तब हमको कॉन्ट्रासेप्शन में ये बेनिफिशियल होता है। और ये प्रोजेस्टिन यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, अगर सिर्फ एस्ट्रोजन यूज़ करें ना तो ये जो है एंडोमेट्रियम पे अनअपोज्ड एक्शन करेगी। ठीक है, यानी एक एक्शन करते जाएगी, जबकि प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है कि एंडोमेट्रियम पे एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को कम करता है। तो अब इसके रिसेप्टर को कम करने वाला कोई नहीं, तो बहुत ज़्यादा इसका प्रोलिफरेशन होगा, बहुत ज़्यादा हाइपरप्लेजिया होगी, इसकी वजह से कैंसर का चांस रहता है। इसी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन के साथ इसको यूज़ किया जाता है और एटलीस्ट 12 दिन तो प्रोजेस्ट्रॉन यूज़ करना होता है। ठीक है, टोटल कॉन्ट्रासेप्शन में हम 21 दिन की साइकिल में इसको यूज़ करते हैं, 21 दिन की साइकिल में, लेकिन 21 दिन में ना ये 12 दिन कम से कम प्रोजेस्ट्रॉन यूज़ करना होता है, नहीं तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और इसके जरिए कॉन्ट्रासेप्शन में भी ये फायदेमंद होता है। और दूसरी बात क्या है कि इनफर्टिलिटी में भी हेल्पफुल होता है। इनफर्टिलिटी में क्या हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब 21 दिन तक हम इसको यूज़ करते हैं ना तो 21 दिन तक ये इनहिबिट किए रहता है एफएसएच और एलएच को। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जब 21 दिन बाद ये ख़त्म होता है तो हम क्या करते हैं, जब इसको विड्रॉ कर लेंगे, विड्रॉ करने के बाद यहाँ पे निगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, तो यहाँ से जो है एफएसएच और एलएच का रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से और ये आके स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेट देंगे ओवरी को। ठीक है, तो ओवरी को जब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेट देंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि ओवुलेशन हो जाए। ठीक, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ इनफर्टिलिटी में भी हेल्पफुल होता है। इसीलिए पुराने एडिशन में इनफर्टिलिटी भी दिया गया था, लेकिन अब उसको हटा के कॉन्ट्रासेप्शन कर दिया गया क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन में होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोगोनाडिज्म और ओवेरियन फेलियर हो रहा है, इस वजह से इनफर्टिलिटी में उतना काम नहीं करता है। ठीक, तो इस वजह से इसको हटा दिया गया। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, तो देखिए पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है और इसमें हमको सीवियर हॉट फ्लैशेस वगैरह देखने को मिलते हैं ना, तो जब सीवियर हॉट फ्लैशेस देखने को मिलते हैं तो हमको पता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। और जब पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं तो वहाँ पर भी हम सिंथेटिक एस्ट्रोजन देते हैं। तो ये इसके क्लिनिकल यूज़ हो गए। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो देखिए इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, तो एंडोमेट्रियल कैंसर का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों, व्हेन गिवन विदाउट प्रोजेस्टेरॉन। देखिए हम यहाँ पे बात की ना कि अगर बिना प्रोजेस्टेरॉन के हम दे रहे हैं ना तो ये अनअपोज्ड एक्शन दिखाएगा एंडोमेट्रियम पे, जिसकी वजह से हाइपर प्रोलिफरेशन होगा और हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, उसके बाद एंडोमेट्रियल कैंसर का चांस रहेगा। इसी वजह से एटलीस्ट 12 दिन जो है हमको प्रोजेस्टेरॉन देना ज़रूरी होता है। ये चीज़ हुई। और ब्लीडिंग इन पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स, तो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ये ब्लीडिंग कराता है। क्यों, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन ही जो है इसको सपोर्ट देता है एंडोमेट्रियम को। तो यहाँ पे सिर्फ एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होगा और एक दिन ऐसा आएगा प्रोलिफरेशन होते हुए कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यानी सीमेंट नहीं मिल रही है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि ये प्रोलिफरेशन कराता है, समझो ये ईंट का काम करता है एंडोमेट्रियम, ये एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है सीमेंट का काम करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जब नहीं आ रहा है, सिर्फ एस्ट्रोजन ही है, तो एस्ट्रोजन तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा वीक रहेगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हमको देखने को मिलेगी। तो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ये ब्लीडिंग भी कॉज कराता है और हिपैटिक एडिनोमा कॉज कराएगा, क्योंकि इसका एक्शन लीवर पे भी होता है एस्ट्रोजन का। तो हिपैटिक एडिनोमा भी कॉज कराएगा और ब्रेस्ट टेंडरनेस भी कॉज करेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन का एक्शन ब्रेस्ट पे भी होता है, तो ब्रेस्ट पे ब्रेस्ट टेंडरनेस कॉज कराएगा। और इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बाई, तो थ्रोम्बाई का भी रिस्क इंक्रीज करा देगा। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर को इंक्रीज कर देता है और फाइब्रिनोलाइसिस को ये डिक्रीज कर देता है, इस वजह से थ्रोम्बाई का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हुए। अब देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, किन पीपल्स में नहीं यूज़ कर सकते। तो पीपल्स मोर देन 35 ईयर्स ओल्ड हु स्मोक टोबैको, तो टोबैको स्मोकिंग पीपल्स में जो 35 साल से ज़्यादा है उनमें हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। तो यह कि इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट। और किस में नहीं यूज़ कर सकते, तो देखिए पेशेंट विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क जिन पेशेंट में ज़्यादा है उनमें भी हम यूज़ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे यह भी यही बात हुई और ये भी वही बात हुई कि जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है, जैसे हिस्ट्री ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, किसी को वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का हिस्ट्री है या कोरोनरी आर्टरी का डिजीज़ है या स्ट्रोक का हिस्ट्री है, तो उसमें भी हम सिंथेटिक एस्ट्रोजन नहीं यूज़ कर सकते। और इसी तरीके से माइग्रेन में भी नहीं यूज़ कर सकते, स्पेशली विद ऑरा, और ब्रेस्ट कैंसर या लीवर डिजीज़ में भी इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक देगा और लीवर को भी, यहाँ पे देखिए लीवर पे भी इसका एक्शन होता है और लीवर को भी ये और एग्जेजरेट कर देता है। तो इस तरीके से हम देख लिए कि ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन का क्या होता है कि एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे बाइंड करता है और ये मेन
इसका क्लिनिकल यूज़ होता है, ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होता है और इसी तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ होता है, यानी ओसीपीज़ में यूज़ होता है और उसके अलावा हाइपोगोनाडिज्म या ओवेरियन फेलियर में भी ये यूज़ होता है। और इसका रिस्क फैक्टर क्या है, एंडोमेट्रियल कैंसर का चांस बहुत ज़्यादा रहता है अगर बिना प्रोजेस्टेरॉन के दे, और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ब्लीडिंग का चांस देखने को मिलता है क्योंकि एंडोमेट्रियल का प्रोलिफरेशन होगा और प्रोजेस्टेरॉन नहीं प्रेजेंट होता है, इस वजह से यहाँ पे हमको बराबर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और उसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस और इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रम्बाई हमको देखने को मिलेगा और हेपेटिक एडिनोमा भी देखने को मिलेगा। इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो 35 ईयर से ज़्यादा के ऐसे पेशेंट्स जिनमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का रिस्क ज़्यादा हो उसमें हम नहीं दे सकते, या टोबैको स्मोकिंग वाला पेशेंट है उसमें भी, ठीक है। तो अगर 35 साल से कोई ज़्यादा टोबैको स्मोकिंग कर रहा है तो इसमें हम ये नहीं दे सकते, या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का रिस्क ज़्यादा है किसी भी पेशेंट में, कोई भी एज हो, तो उसको भी हम ये नहीं दे सकते। और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का रिस्क क्या क्या हो सकता है, जैसे वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या स्ट्रोक है, तो इन सारी कंडीशन में नहीं दे सकते। माइग्रेन में भी नहीं दे सकते और ब्रेस्ट कैंसर में भी नहीं दे सकते और लिवर डिजीज़ में भी नहीं दे सकते। तो इसके बाद आइए अब हम बात करते हैं सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। तो ये देखिए ओवरऑल एस्ट्रोजन को जो है स्टिमुलेट करते थे, कहीं भी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर थे सबको स्टिमुलेट करते थे, लेकिन अब हम जब इसकी बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ पे सिर्फ ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो वही सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, यहाँ कुछ जगह स्टिमुलेट करेंगे, कुछ जगह इनहिबिट करेंगे और कुछ जगह कोई एक्शन नहीं दिखाएंगे। तो ये हो गए हमारे सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स।